नमस्कार। आज हमारे साथ फिर अयोध्या से आए ज्योतिषविद अमरेश तिवारी जी स्टूडियो में मौजूद हैं। इनका स्वागत करते हैं। जय श्री राम। तिवारी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है स्टूडियो में जी। आपने जो पिछली बार जो जानकारी दी जी, ग्रह नक्षत्रों के बारे में, योग के बारे में, उसको लोगों ने काफी पसंद किया है जी। और लोगों को ये समझ में आया है कि उनको सत्य के करीब रहना चाहिए। बिल्कुल। आज जो सवाल मेरा है कि बहुत सारे लोग जो ज्योतिष जानते हैं और जो लोग थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, वो इस बात को लेकर भ्रम में रहते हैं कि जो काल हमारे यहाँ है उसको लेकर काफी उन्हें भ्रम रहता है। जैसे कि मान लें कि राहु काल हो गया, मृत्युबाण योग हो गया, ज्वालामुखी योग हो गया, अशुभ चंद्रमा हो गया, भद्रा काल हो गया, दिशाशूल हो गया, तथा उदया तिथि को भी लेकर काफी भ्रम होता है, जिसकी वजह से त्योहारों पे इधर उधर होता रहता है। तो आप बताएंगे शुरू से अंत तक कि राहु काल, सबसे पहले राहु काल को लेते हैं, क्योंकि राहु काल को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। बीच में काम छोड़ देते हैं, भाई हमें काम नहीं करेंगे, राहु काल आ गया आप कुछ नहीं करेंगे। तो क्या इसमें कुछ मिथक भी है? कहते हैं अल्प विद्या भयंकरी। अल्प ज्ञान जो होता है वो भयावह होता है। जी जी। कहने का तात्पर्य यह है, किसी भी विषय के बारे में जब तक हमको पूर्ण जानकारी ना हो तब तक उस पर ज्यादा संशय नहीं करना चाहिए, उसके विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए और सही अर्थ का अनर्थ नहीं समझना चाहिए। राहु काल सबसे पहले नंबर पर नर्मदा नदी से दक्षिण माना जाता है, दक्षिण भारत में विशेष करके माना जाता है राहु काल को। और दूसरे ऐसा प्रमाण मिला है। दूसरे नंबर पर इंटरनेट का जमाना, सोशल मीडिया का जमाना आने के बाद पूरे विश्व में इसका प्रचार हो गया। तो राहु काल में बहुत सारे कार्य हैं जो करना चाहिए, बहुत सारे कार्य हैं जो करना चाहिए, ये लोगों को नहीं पता है। लोग राहु काल का भय व्याप्त है लोगों के मन में कि बस राहु काल है तो राहु काल तो बहुत बुरा होता होगा, गुलिक काल, राहु काल, ये तो फिर इसमें कोई काम नहीं करना है। अरे यदि आप, एक सूत्र बता रहा हूं मैं आपको, यदि आप को किसी के ऊपर विजय प्राप्त करना है, राहु काल में निकलिए, निश्चित है आपको विजय मिलेगी। अगर किसी प्रतियोगिता में भाग लेना है, किसी कंपटीशन में बैठने जा रहे हैं, निश्चित है राहु काल में निकल करके देखिए विजय मिलेगी। इसके लिए राहु काल बताया गया है। राहु काल में अगर किसी के ऊपर आपको मुकदमा दायर करना है, FIR करना है, आप दायर करके देखिए, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई भी काम करके देखिए विजय मिलती है कि नहीं। तो ये राहु काल हर कार्य में बुरा ही नहीं बताया गया। जैसे कि पंचक, मैंने एक वीडियो बनाया था, तो उसमें बहुत सारे लोग बस कोई भी काम, अच्छा आज लेने जाना है तो लेके आऊं कि नहीं लाऊं, मतलब जैसे घर की जननी को लेकर के आना है, औरतों को लेकर के आना है, मायके आना है, पंचक में आना चाहिए नहीं आना चाहिए। तो अब पंचक में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो त्याज बताए गए हैं, लेकिन पंचक का एक नक्षत्र है उत्तराभाद्र पर, ठीक है, तो उसमें विवाह भी होता है। तो किसी भी एक सूत्र को पकड़ करके आप अपने मन में भ्रम को मत पालिए, उसका सही ज्ञान होना चाहिए। राहु काल में बहुत सारे कार्य हैं शुभ कार्य जो नहीं करना चाहिए, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनको करना चाहिए। नहीं, शुभ कार्य करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, वो कौन कौन सी चीज है? जैसे कि अगर कोई अनुष्ठान का प्रारंभ करने जा रहे हैं, कोई भी कार्य का, जैसे बिजनेस का आपको शुभारंभ करना है, मकान में प्रवेश करना है, नहीं करना चाहिए। जहां से आपको दीर्घ काल तक लाभ लेना है, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। किसी भी, देखिए राहु अगर देखा जाए तो छठी राशि में स्वराशि के होते हैं, बुध की राशि होती है। कालपुरुष पत्रिका में छठा जो भाव है वो शत्रुओं के लिए माना जाता है। तो शत्रुओं पर विजय, राहु बाहुबलम, बाहुबल के कारक है राहु, तो बाहुबल जिसके पास होगा वही जंग में विजय प्राप्त करेगा। तो राहु काल में ही अगर आपको किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त करना है, प्रारंभ कीजिए, निश्चित है विजय मिलेगी आपको, शुभ मुहूर्त हो जाएगा उनके लिए। राहु काल उस समय के लिए बहुत शुभ मुहूर्त काल होगा। अच्छा, जो लोग रोज राहु काल देखते हैं, हाँ, कि इस मुहूर्त में राहु काल आ गया अब काम नहीं करना है, राहु काल अब आ गया अब कुछ नहीं करना है, रोज हमको दुकान पर जाना है, तो बाई चांस 9 बजे से 10:30 बजे तक राहु काल है, तो 9 बजे हमको दुकान पर निकलना, तो क्या दुकान पर नहीं जाएंगे? जहां जो कार्य हम रोज करते हैं उसमें राहु काल कोई मुहूर्त नहीं मानना चाहिए। जिस कार्य के लिए हम रोज जाते हैं, जो कार्य हमको विशेष एक दिन में करना है, किसी एक दिन शुभ
है जो कि जिससे लाभ लेना है और पहली बार करने जा रहे हैं, उसमें राहु काल लेना होता है। विशेष रूप से विशेष मुहूर्तों को देखना चाहिए। इसी प्रकार से हाँ, अगर हम मृत्युवाण योग की बात करें तो मृत्युबाण योग के बारे में बताया गया, मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। मृत्युबाण योग में अगर व्यक्ति कोई शुभारंभ करे या यात्रा विशेष करके मना किया गया है मृत्युबाण में, तो मृत्युबाण में अगर हम यात्रा करते हैं, विवाह नहीं करना चाहिए, विवाह यज्ञ संस्कार नहीं करना चाहिए मृत्युबाण योग में, और यात्रा प्रारंभ करते हैं तो निश्चित है कष्ट मिलता है। एक्सीडेंट, चोट से पेट लगने या मृत्यु तुल्य कष्ट मिल सकता है या मृत्यु भी हो सकती है। मृत्युबाण योग में यात्रा अगर प्रारंभ करें, ये दोष माना जाता है। राहु काल के तरह ही रोज मृत्युबाण योग आता है? नहीं, रोज नहीं आता है मृत्युबाण, रोज नहीं आता है। कब आता है, कब आता है वो? इसमें लगभग मान के 10-12-15 दिन पर एक दिन पड़ता है ये। अच्छा, 15 दिन पे एक बार इसमें योग बनता है। जब वो उस प्रकार का योग बनेगा, नक्षत्रों को लेकर योग बनता है, नक्षत्रों को लेकर के योग बनता है, उस योग के आधार से फिर मृत्युबाण बनता है। ज्वालामुखी योग अगर हम देखें तो ज्वालामुखी भी अशुभ मुहूर्त है, ये भी मृत्युबाण के जैसा ही है। इसमें कहीं ना कहीं नुकसान होता है, चोट चपेट, एक्सीडेंट आदि इत्यादि के योग बनते हैं, वह अग्नि से कष्ट होता है। कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए इसमें? विशेष करके ऐसे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जो नए तरीके से जिसको हमको प्रारंभ करना है, या यात्रा करनी है, विदेश यात्रा करनी है, प्रदेश की यात्रा करनी है, या किसी इंटरव्यू के लिए हम जा रहे हैं, या किसी ऐसे कार्य के लिए जा रहे हैं जहां से हमको लाभ मिलने वाला है। ऐसे समय में जाएंगे, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, विवाद हो जाएगा, चोट चपेट लग सकती है रास्ते में, या कोई ऐसा कार्य जो हमको लाभ देने लायक है। अच्छा, मान लीजिए पता ही नहीं है कि हमें कि ये कौन सा ज्वालामुखी। एक गिलास में पानी है, इसमें हमने कुछ डाल दिया, आपको पता नहीं है इसमें क्या डाला, मैंने क्या डाला, आप पी जाते हैं। हाँ। आपको जानना भी नहीं है, इसमें जो है वो अपना काम करेगा। ऐसे ही फल मुहूर्तों का भी होता है, आप जाने या ना जाने। आप ज्योतिष जाने, आपका नक्षत्र कैसा चल रहा है, दशाएं कैसी चल रही है, अच्छा समय चल रहा है या खराब चल रहा है। अगर आपको सनातन धर्म से घृणा है या कुछ कहीं ना कहीं आपस में द्वेष है, मन में भावनाएं कुछ अलग प्रकार की हैं, आप नहीं जानना चाहते हैं, मत जानिए। लेकिन जो चल रहा है सो चल रहा है, वो आपके मानने या न मानने का मोहताज नहीं है। जो है सो है, वो अपना काम करेगा। अगर इसमें जहर है तो जहर वाला काम करेगा, अमृत है तो अमृत वाला काम करेगा। पानी, ये उपमा ये बहुत सिद्ध पुरुष की दी हुई है कि अगर पानी में हम नहीं मानते किसी चीज को, अरे नहीं मानते हैं तो नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी पी रहे हैं, काम अब ये अपना काम करेगा। इसमें जहर है तो जहर वाला का, अगर शुभ मुहूर्त है तो शुभ वाला काम करेगा। अशुभ मुहूर्त में काम किया गया, अशुभ, वो अपना अशुभ प्रभाव दिखाएगा। अच्छा, अगर हम आ जाए अशुभ चंद्रमा की बात, तो अशुभ चंद्रमा का योग कब बनता है और उसमें क्या क्या काम नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए? अशुभ चंद्रमा के लिए विशेषता बताया गया है, सन्मुख लेवे चंद्रमा लावे लक्ष्मी लूट। अगर किसी कार्य के लिए आप मान लीजिए यात्रा पर जाते हैं, व्यापार के लिए जाते हैं, और अगर चंद्रमा सामने है आपके, तो निश्चित है आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वहां पर लाभ होने वाला है। अगर चंद्रमा अशुभ होंगे तो अर्थ लाभ नहीं होगा, आप जितने दिन रहेंगे वहां पर परेशान रहेंगे। कैसे पता चलेगा? पता लगेगा राशियों के आधार से। हर दिन चंद्रमा का ये जो चक्र है 360 अंशों का बराबर 12 राशियों में बांटा गया है। एक राशि में चंद्रमा 2.25 दिन यानी 54 घंटे तक गोचर करते हैं। एक राशि में हर दिन चंद्रमा का गोचर किसी ना किसी राशि में होता है। अब जैसे आज मान लीजिए, आज के दिन चंद्रमा का गोचर कृत्तिका नक्षत्र में है, यानी मेष राशि में है, प्रथम चरण में। तो मेष राशि में, अब मेष राशि में आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि मेष राशि में चंद्रमा कौन सी दिशा, मेष राशि कौन सी दिशा को निरूपित करती है। जैसे मेष, सिंह और धनु, ये 3 राशियां जो है, वो इन 3 राशियों में जब चंद्रमा का गोचर रहेगा तो चंद्रमा पूरब दिशा में रहेंगे। तब आप पूरब की यात्रा अगर करते हैं तो आपके सन्मुख चंद्रमा पड़ेंगे, और चंद्रमा को 2 दिशाओं में 2 तरफ अच्छा माना गया, या तो सन्मुख हो या दाहिने हो। अब जैसे पूरब की यात्रा करते हैं तो आपके सन्मुख पड़ेंगे, अगर आप उत्तर की यात्रा करेंगे तो आपके दाहिने पड़ेंगे। वृष, कन्या और मकर, इन 3 राशियों में जब चंद्रमा का गोचर होता है तो चंद्रमा दक्षिण दिशा में होते हैं। इन 3 राशियों को दक्षिण दिशा का स्वामित्व प्राप्त है, तो इसमें जब गोचर होगा तो चंद्रमा माने जाएंगे कि दक्षिण दिशा में गोचर कर रहे हैं। अब दक्षिण की यात्रा कर सकते हैं और पूरब की यात्रा कर सकते हैं। चंद्रमा दाहिने होंगे और सन्मुख होंगे। बिल्कुल। इसी प्रकार से मिथुन, तुला और कुंभ, इन 3 राशियों में चंद्रमा हो तो पश्चिम दिशा में होते हैं। कर्क, वृश्चिक और मीन, ये 3 राशियों में चंद्रमा का गोचर हो तो चंद्रमा
उत्तर दिशा में होते हैं। या ऐसे ही 4 दिशाएं होती हैं, तो पहली राशि मेष, पूरब, फिर वृष, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, ऐसे करके गिन सकते हैं, आपको सब सही ज्ञात हो जाएगा। आजकल सॉफ्टवेयर आते हैं, उससे आप पता कर सकते हैं कि आज चंद्रमा कौन सी राशि में गोचर कर रहा है। चंद्रमा जिस भाव में, जिस राशि, जिस अंक पर स्थित हो, समझ लीजिए इसी राशि में गोचर कर रहे हैं, तो उससे आपको यह पता लग जाएगा। विशेष यात्रा में चंद्रमा का देखना अनिवार्य होता है। चंद्रमा दिशाशूल, मृत्युवान, और साथ में ये जो है, इसी के साथ साथ सिद्ध योग भी है, सर्वात सिद्ध योग है, अमृत सिद्ध योग है। ये योग दर्शाते हैं चंद्रमा के समय है। नहीं, ये योग काल है, सर्वात सिद्ध योग है। योग काल पे हम नजर डालें तो फिर एक बार और डाल लेते हैं इसमें, जैसे भद्रा काल। भद्रा काल को काफी लोग शिद्दत से लेते हैं। हाँ, तो ये भद्रा काल क्या है? और भद्रा काल शनि की बहन सूर्य की पुत्री का नाम है भद्रा, और भद्रा को जो है किसी भी शुभ कार्य के लिए वंचित, कहते ना, दिवा सर्पमुखी भद्रा, रात्रि भद्रा च वृश्चिकी। दिन में अगर भद्रा लगती है तो सर्पमुखी मानी जाती है, और रात्रि की अगर भद्रा हो तो वो वृश्चिकी मानी जाती है, वृश्चिक के रूप की, आकार की मानी जाती है। तो वृश्चिक का रूप देने के कारण रात्रि को जो भद्रा अगर लगती है तो वृश्चिक का मुख और पूंछ, अगर कोई जरूरी काम करना है, 12 घंटे की भद्रा होती है, लेकिन वो भद्रा मृत लोक की होनी चाहिए। अब ये भी राशियों के आधार से पता लगता है कि भद्रा हर समय विचरण करती रहती है स्वर्ग लोक, मृत लोक और पाताल लोक में। जब मृत लोक में होती है, कहते ना, मेष, मकर, वृष, कर्कट, स्वर्गे, कन्या, मिथुन, तुला, धनु, नागे, कुंभ, मीन, अर्केशन, मृत्य, ये 4 राशियों का जो है बताया गया है। 4 राशि में भद्रा स्वर्ग लोक में, 4 राशि में पाताल लोक में, 4 राशि में मृत लोक में। विचरत भद्रा त्रिभुवन मध्य। तो जब मृत लोक में, देखिए स्वर्ग में कोई फर्क नहीं है, हम लोग रहते हैं मृत लोक में, तो मृत लोक में जब भद्रा निवास करती है, तो अगर रात्रि के समय भद्रा लगी तो आप समझ जाइए कि ये वृश्चिक मुखी भद्रा है। अगर दिन में भद्रा लगी है तो आप मानिए कि सर्पमुखी है। अब सर्प के मुख से, मुख में जहर होता है, मुख से वार करता है सर्प, तो सर्प का जो मुख है उसको हटा देना चाहिए। मतलब उस भद्रा का जो समय काल है, अंतराल है, कब लगी और कब समाप्त हुई, घंटा जोड़ डालिए, मान लीजिए 12 घंटे की भद्रा है, तो उसका 1/3 भाग यानी 4 घंटा मुख वाला जो है उसको त्याग दीजिए, शुरुआत का, और उसके बाद 8 घंटे में कोई भी काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बड़ी बात यह है, मान लो शाम को 5 बजे भद्रा लगी, 4 बजे भद्रा लगी, तो दिवा भद्रा यदा रात्रो, रात्रि भद्रा यदा दिने। अगर दिन में भद्रा लगी 4 बजे तो रात में उसका कोई दोष नहीं रहेगा। अच्छा। और रात्रि में अगर भद्रा लगी, मान लो रात को 3 बजे 4 बजे भद्रा लग गई, तो उसमें दिन में कोई उसका कोई कुप्रभाव नहीं है, जो उसका प्रभाव होगा रात्रि में ही होगा। तो इसलिए वृश्चिक मुखी जो भद्रा है उसमें मुख और पूंछ दोनों को बचाना होता है। बीच में कार्य, अगर कोई काम बहुत जरूरी है जो आपको करना है, तो 4 घंटा मुख वाला और 4 घंटा पूंछ वाला हटा करके बीच वाला जो समय है उसमें आप कोई भी कार्य कर सकते हो, कोई दोष नहीं होगा। उदया तिथि के बारे में आप बताए थे, तो उदया तिथि के बारे में ऐसा कहा गया है कि जैसे मान लो पूर्णिमा तिथि, मान लो 10 बजे दिन में पूर्णिमा लगी, तो अब वो उदया दूसरे दिन 10 बजे तक है, तो दूसरे दिन वाली पूर्णिमा मानी जाएगी या प्रथम दिन वाली मानी जाएगी। यहां पर घंटा और मिनट से, यहां जो तिथियों का मान है वो रात्रि के, जैसे जो इसमें तारीखें चलती हैं वो रात्रि के 12 बजे समय बदलता है, परफेक्ट 12 बजे डेट चेंज हो जाती है। लेकिन जो सनातनीय जो संस्कृति के आधार से जो चल रहा है, पंचांग के आधार से, वो सूर्योदय के आधार से चलता है, और यहाँ पर तिथियां घंटा मिनट के आधार से चलती हैं। तो जब हम तिथि की महिमा बता रहे हैं तो वो तिथि की विशेषता कहां पर है, तिथियों की ही बात आती है। तो अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, मान लो अगर जैसे आपने बोला कि रोज की प्रक्रिया में, अभी बहुत सारे ऐसे विद्वान भी हैं जिनको ये भी नहीं पता होगा कि कौन सी तिथि का स्वामी कौन से देवता है, अधिपति यानी स्वामित्व किसको प्राप्त है, जानते बहुत सारे लोग हैं। खष्टी, जैसे सप्तमी तिथि, सर्प की मान लीजिए नाग पंचमी की पूजा करते हैं लोग, पंचमी के देवता सर्प हैं। चतुर्थी, गणेश चतुर्थी की पूजा करते हैं, गणेश उसके जो अधिपति है स्वामी गणेश जी हैं। प्रथमा तिथि के स्वामी जो है अग्नि है। इसी प्रकार से अष्टमी तिथि के स्वामी जो है भगवान शंकर जी, इसीलिए अष्टमी तिथि को ही लोग साधक नवरात्र में, अब वहां दुर्गा जी की साधना विषय अभी सबको अगर देखा जाए तो भ्रम होगा कि वो दुर्गा जी की पूजा है,
लेकिन साधक लोग अष्टमी के दिन भगवान अघोर करते हैं, अघोरी की पूजा करते हैं। इसी प्रकार से तिथियों को अलग अलग पर्वों के आधार से माना जाता है। किसी में किसी की विशेषता है, कोई पूजा सुबह होती है, कोई पूजा रात्रि को होती है। तो जो जहां पर जो मैच करता है वहां पर मनाना चाहिए। इसी प्रकार से तिथियों को मानना चाहिए। जैसे अभी का रक्षाबंधन का था जी, तो 2 दिन लिया गया था, एक 30 तारीख को लिया गया था, एक 31 तारीख को लिया गया हाँ, था। क्योंकि इसमें उदया तिथि मना सकते थे। 30 तारीख को 10:58 पर ही भद्रा काल प्रारंभ हुआ, 10:58 से ही पूर्णिमा लगी। दूसरे दिन 7 कुछ मिनट तक पूर्णिमा थी। उसमें भी एक मुहूर्त बताया गया है, त्रिघड़ी व्यापनी। अगर दूसरी तिथि, ये पूर्णमासी तिथि दूसरे दिन सूर्योदय के बाद त्रिघड़ी व्यापनी होती अगर, तो दूसरे दिन पूर्णिमा तिथि मानी जाती। वो उतना पर्याप्त मात्रा में पूर्णिमा तिथि दूसरे दिन नहीं थी, इसलिए नहीं मानी गई। तो ये विद्युत जनों का काम है। पंचांगकर्ता साफ लिख दिए थे कि रात्रि को 9 बजे के बाद रक्षाबंधन मनाने में कोई दोष नहीं है। वैसे भी भद्रा दिन का भद्रा था, सर्पमुखी था, तो 3 बजे के बाद सर्प का मुख समाप्त हो जाता है। उसके बाद फिर अपना रक्षाबंधन मना सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग नाना प्रकार का अपना अपना मत, वैसे भी ये भाई बहन का प्रेम का त्योहार है और इसमें कोई बहुत ज्यादा विशेष मुहूर्त देखने की जरूरत है। हाँ, अगर किसी भाई को पहली बार आपको राखी बांधना है तब जरूर आपको एक विशेष मुहूर्त को देखना है, वहां भद्रा वगैरह का त्याग करना चाहिए। कुल मिला के हमें समझे कि भद्रा जो उदया तिथि है और तिथियों का जो मेल है, हाँ। अगर स्नान और ध्यान की बात और स्नान और दान की बात आती है तो हम उदया तिथि ले तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर हम बिल्कुल उसमें कम उदया तिथि में ही अगर तीन घड़ी व्यापनी अगर तिथि है तो वो उदया तिथि मानी जाती है। और जैसे जन्माष्टमी है या पूर्णिमा तिथि है तो व्रत के लिए पूर्णिमा तिथि वही मानी जाएगी जिसमें संध्या का समय होगा। इसी प्रकार से हर एक अलग अलग व्रत का, अब गणेश चतुर्थी का ही है तो शाम के संध्या के समय, रात्रि के समय चंद्रमा की पूजा होती है, गणेश भगवान की पूजा होती है, तो शाम वाली मानी जाएगी। इसी प्रकार से हर तिथियों का एक अलग अलग। अब जल्दी से हम गणित लेते हैं पंचक का। पंचक की मिथक है, बहुत सारे मिथक हो जाते हैं। पंचक में भी कहा जाता है, पहले तो आपको बताएंगे पंचक होता क्या है और दूसरी चीज है कि पंचक प्रभावी कब रहता है, और तीसरा सवाल यह है कि पंचक में अगर किसी की मृत्यु होती है तो लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, कब तो 5 व्यक्तियों का मौत होगा। ये कितना सही है और कितना मिथक है इसमें? देखिए, पंचक 5 नक्षत्र हैं, 5 नक्षत्र है ये, जो लास्ट के 5 नक्षत्र है 27 नक्षत्रों में से। और जिसमें अगर ज्योतिष की भाषा में अगर देखा जाए तो इसमें 18 चरण बनकर के तैयार होते हैं। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और 4 चरण का एक नक्षत्र 4 चौक 16 नक्षत्र हो गए और 2 नक्षत्र सदभिषा का जी गलत है। छोड़ दीजिए इसको। हाँ। चलो लाइट आ गई। अब यहां से हम दोबारा से ले लेते हैं नक्षत्रों का, है ना? जी जी, ऐसे चला दो। पंचक का ले लीजिए। देखिए, पंचक के 5 नक्षत्र हैं और इसमें आप बहुत मोटे स्तर पर अगर आपको जानना है कि पंचक कब लगा है कब नहीं लगा है तो आप जन्म पत्रिका में आजकल सभी लोग कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए। अगर चंद्रमा कुंभ राशि या मीन राशि में आपको दिख जाए तो आप समझ जाइए कि पंचक लगा हुआ है। और पंचक का ये 5 नक्षत्र है, इसमें अगर किसी की मृत्यु होती है, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो नहीं करना चाहिए। जैसे छप्पल नहीं छाया जाता है क्योंकि उसमें गूठा जो गांठ लगाई जाती है ना, वो लगाने के लिए दोष माना गया है। छप्पर नहीं छाना चाहिए, लकड़ी नहीं खरीदना चाहिए, दक्षिण की यात्रा नहीं करनी चाहिए अगर रात में वापस ना आना हो तो। और अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो अब अंतिम संस्कार तो रुकेगा नहीं, तो अगर अंतिम संस्कार करना पड़ता है तो उसमें पंचक दोष यानी 5 पुतले और बना करके, 4 पुतले और बना करके उसी के साथ उसका भी संस्कार किया जाता है। तो ऐसा बताते हैं कि ऐसे समय पर जो कार्य करो उसको 5 बार करना पड़ता है। विशेष ये अशुभ शादी, बहुत सारे इसमें ऐसे नक्षत्र भी हैं जो विवाह में भी आते हैं। रोहिणी उत्तरा नक्षत्र आता है पंचक में, तो उत्तरा नक्षत्र जो है विवाह का नक्षत्र है, विवाह होता है इसमें, विवाह के लिए दोष नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जैसे दक्षिण की यात्रा है, लकड़ी खरीदना है, चारपाई बीनना है और
छप्पर छाना है, अंतिम संस्कार करना है, ये सब सारे कार्य के लिए इसको वर्जित बताया गया है। और इसमें ऐसा बताते हैं ऐसा करो तो दोष लगता है, और ऐसे समय पर अगर किसी की मृत्यु होती है तो यह सत्य है, करीबी रिश्तेदारों में, आपके परिचित में साल के अंदर 5 लोगों की 4 लोगों की और मृत्यु होती है। सत्य है, ये बात सत्य है, ये सत्य है। इसका अपना देखिए, कोई भी चाहे शुभ मुहूर्त हो चाहे अशुभ हो, अब अगर ऐसा कुछ होना था तभी तो पंचक में मृत्यु हुई, ऐसा कुछ होना था तभी हुई। और मुहूर्तों का एक अपना प्रभाव है और वो निश्चित है। किसी भी कार्य की असफलता ये भी दर्शाती है, उसका कारण ये भी हो सकता है कि उस कार्य को अच्छे समय में शुरू नहीं किया गया था। तो इसलिए कोई भी अच्छा कार्य प्रारंभ करना है तो उसके लिए एक अच्छा मुहूर्त निश्चित करना जरूरी है। अच्छे मुहूर्त में अगर हम उसको प्रारंभ करते हैं निश्चित है हमें सफलता प्राप्त होती है। तो चलिए, आज जो दोषित जो काल हैं उसके बारे में आज पंडित जी ने बताया हमें, और आशा है कि आप सभी को ये एपिसोड पसंद आएगा। आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये ज्ञान और लोगों तक पहुंच पाए। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।